कोरोना को लेकर देश दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ इस महामारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की। लेकिन इस बीच खान मार्केट गैंग के लोग वैचारिक जुगाली भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है योगेंद्र यादव। ये वही है जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। इन दिनों योगेंद्र यादव अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। इनके साथ शाहीन बाग वाले हर्ष मांदर, रामचंद्र गुहा, सोनिया गांधी के खास रहे ज्याद्रेज जैसे लोग मिल गए तो करेला नीम चढ़ा हो गया। भाई लोगों ने सुझाव दे दिया कि देश के लोगों की सारी चल अचल संपत्ति, गहने और जेवर सब सरकार अपने कब्जे में ले ले। असल में इन सब ने मिलकर एक 7 सूत्री योजना बनाई। उसी में एक बिंदु लोगों की संपत्ति छीन लेने का था। हंगामा होना था और हुआ भी। तो योगेंद्र यादव और रामचंद्र गुहा इस पर सफाई देने लगे। विरोध के बाद योगेंद्र यादव ने पिछली 7 सूत्री कार्य योजना में बदलाव करके एक नया बयान जारी किया। इसमें संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाली बात को हटा दिया गया है। संशोधित बयान में ये कहा गया है कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। हालांकि इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया जिससे लगता है कि उन्होंने सुझाव को बदल तो दिया है, लेकिन वो इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो मैसेज ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए 7 पॉइंट का एक्शन प्लान। इस प्रस्ताव पर इतना हमला क्यों हो रहा है? राजनीतिक दल स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने मिशन जय हिंद नाम के एक 7 सूत्री कार्य योजना का मसौदा जारी किया। उसकी कुछ बातें ये हैं। देश के किसी भी राज्य से अगर कोई मजदूर अपने गृह राज्य जाना चाहता है तो उसे पूरे सम्मान के साथ घर भेजा जाए और इसके लिए कोई पैसा न लिया जाए। अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस के संक्रमण नजर आते हैं तो उसकी मुफ्त जांच कराई जाए। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो टेस्ट से लेकर वेंटिलेटर तक एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में मिले। किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए और होम लोन पर अगले 3 महीने के लिए ब्याज पर राहत दी जाए। इसी तरह एक सुझाव था कि देश में या नागरिकों के पास मौजूद सभी तरह के संसाधनों यानी नकदी, जमीन, संपत्ति और बॉन्ड को इस संकट के दौरान राष्ट्रीय संसाधन की तरह माना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जो भी घर, ज्वेलरी या पैसा होगा उस पर सरकार का अधिकार हो जाए। मिशन जय हिंद के 7 सूत्री कार्य योजना के मसौदे के सुझाव का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। ऐसे में लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी ये साफ कर दिया कि वो इस बिंदु से सहमत नहीं है। मसौदा तैयार करते वक्त इसके लिए उन्होंने रजामंदी भी नहीं दी थी। बता दें कि मिशन जय हिंद के 7 सूत्री कार्य योजना के मसौदे को तैयार करने में अर्थशास्त्री प्रणब वर्धन, दीपक नैयर, ज्याद्रेज, अभिजीत सेन, जयंती घोष, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर, निखिल डे, एडमिरल रामदास जैसे लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखबारों में विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने की बुरी लत के शिकार अरविंद केजरीवाल इस बार बुरे फंस गए हैं। सिक्किम के सीएम ने केजरीवाल को अपनी गलती सुधारने को कहा है। हालांकि इस मामले में केजरीवाल ने विज्ञापन वापस ले लिया है और एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ अलग देश के तौर पर भारत से अलग बताया है। अब दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ट्वीट कर कहा कि सिक्किम भारत का एक हिस्सा है। दिल्ली सरकार से इस मुद्दे को सुधारने का अनुरोध करता हूं। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के जरिए विभिन्न प्रिंट मीडिया में प्रकाशित इस विज्ञापन में सिक्किम के साथ साथ भूटान और नेपाल जैसे देशों का उल्लेख है। सिक्किम 1975 से भारत का हिस्सा रहा है और एक सप्ताह पहले ही राज्य दिवस मनाया गया है। इसके बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रोज सुबह उठकर अपना चेहरा दिखने और दिखाने का नशा इंसान को अमानवीय बना देता है। कभी कभी इस वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ता है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि सिक्किम भारत का हिस्सा है या भारत से बाहर का। उनकी याद के लिए बता दूं कि सिक्किम भारत का ही हिस्सा है। अब इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी त्रुटियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कोरोना काल में कांग्रेस ने एक ही काम किया है और वो है केंद्र सरकार के हर काम में बाधा डालना।
कांग्रेस शासित राज्यों ने हर मसले पर अड़ंगा डालने के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। राहुल गांधी के हिसाब से लॉकडाउन बकवास है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और अब जब सरकार धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेसी सरकारों ने उसमें टांग फंसाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला अंतर्राज्यीय उड़ानों को संचालित किए जाने का है। मोदी सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को शुरू करने की योजना बनाई तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार ने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुराने आदेश में अभी तक संशोधन नहीं किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि अभी तक केंद्र ने इसे लेकर कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इसके लिए मानव संचालन प्रक्रिया की मांग की। बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने फेसबुक लाइव कर जानकारी दी कि भारत अगस्त से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को चालू करने का प्रयास करेगा। इस पर महाराष्ट्र सरकार अभी तक फैसला नहीं ले पाई। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन आदेश में अभी तक संशोधन नहीं किया है, जिसमें केवल कुछ खास तरह की उड़ानों को ही अनुमति दी गई। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई को कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। उसके हिसाब से राज्य में यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तक प्रतिबंधित रहेगी। घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा संबंधी उड़ानें अपवाद होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को इसके पीछे मुंबई और पुणे जैसे शहरों के रेड जोन में होने की वजह बताई। राज्य सरकार ने कहा कि दोनों ही अहम शहर रेड जोन में हैं और इसलिए इन शहरों में ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसे में अभी विमान सेवा शुरू नहीं की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों को लेकर केंद्र से स्पष्ट जानकारी मांगी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि घरेलू उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 25 मई से घरेलू उड़ान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन नगर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों के आवागमन के लिए अलग से कोई SOP भी जारी नहीं की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की काहली की वजह से महाराष्ट्र का बंटाधार, लेकिन उनकी पार्टी की अकड़ ऐसी है मानो उद्धव ठाकरे ने बड़ा काम कर दिया। उद्धव की नाकामियों के खिलाफ बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया तो शिवसेना के पसीने छूट गए, लेकिन शिवसेना का गलाबाज तोता यानी संजय राउत कुछ दूसरी तरह की बातें कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से कर दी। प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरह की बदसलूकी उद्धव ठाकरे की सरकार ने की है, वैसा कहीं दूसरे राज्य में नहीं हुआ। और जब योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी, वो भी पूरे सम्मान के साथ कराने की कोशिश की तो शिवसेना को मिर्ची लग गई। सामना के संपादकीय में राउत ने लिखा कि सीएम योगी द्वारा यूपी में प्रवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। संजय राउत ने लिखा कि देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। बता दें कि हाल ही में यूपी के सीएम ने जिले के अधिकारियों को पैदल, साइकिल या ट्रकों पर आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि अधिकारी पहले मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करें और उन्हें बसों से उनके गांव तक पहुंचाए। योगी की यही बात संजय राउत को पसंद नहीं आई। केंद्र ने कहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कामों में लगभग 4 करोड़ प्रवासी लगे हुए हैं और अब तक देश भर में 75 लाख प्रवासी ट्रेनों और बसों से घर को लौट चुके हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 1 मई से 2600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं। इससे पहले सामना में बीजेपी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि राज्य उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में सुरक्षित। बता दें कि फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की नाकामी के खिलाफ विपक्षी दल के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का शुक्रवार को नेतृत्व किया था। नरीमन पॉइंट पर पार्टी की स्टेट यूनियन के मुख्यालय में काले मास्क पहनकर, काले फीते बांधकर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार लाचार है, नीतीश कुमार है।
पिछले साल सुशासन के गटर में राजधानी पटना को पानी पानी होते पूरे देश ने देखा और अब कोरोना महामारी के महासंकट के बीच एक बार फिर नीतीश सरकार का निकम्मापन उजागर हो गया है। बिहार में प्रवासियों पर सियासत तेज है। तमाम राजनीतिक दल मजदूरों के फिक्रमंद बनकर पॉलिटिकल माइलेज लेने के जुगाड़ में है। इसी बीच नीतीश की डबल इंजन सरकार में भागीदार बीजेपी भी कुर्सी कुमार को झटका दे सकती है। बीजेपी की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठे जेपी नड्डा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का टास्क सौंपा। खास बात ये कि नड्डा ने इस बैठक में कहा कि तैयारी केवल उन्हीं सीटों पर नहीं हो जहां बीजेपी की दावेदारी है, बल्कि बीजेपी सभी 243 सीटों पर तैयारी करेगी। ऐसा करने के लिए नड्डा ने जो वजह बताई वो ये कि एनडीए का प्रमुख घटक दल होने के नाते बीजेपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि तैयारी सभी विधानसभा सीटों पर की जाए ताकि एनडीए को अपार बहुमत मिले। लेकिन नड्डा के इस बयान के तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में नीतीश कुमार के खिलाफ पनप रहे आक्रोश को लेकर ही बीजेपी ने ये प्लानिंग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के इस बयान के बाद कोरोना काल में बंद पड़ी बिहार की सियासत में गर्माहट आती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि प्रवासियों के मुद्दे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, उसे देखते हुए बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन पर विचार कर सकती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से बिहार के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जेपी नड्डा यूं तो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन वो बिहार की धरती की रग रग से वाकिफ हैं। बिहार से ही पढ़ाई लिखाई करने वाले नड्डा अब नीतीश कुमार को राजनीति का पाठ पढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर नानुकुर करने वाले नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू बीजेपी में शुरुआत से ही तनातनी नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तक ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। उधर विपक्ष भी लगातार प्रवासियों के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर है। बता दें कि इन दिनों बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों पर कुव्यवस्था को लेकर डबल इंजन की सरकार पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की जमकर ट्रोलिंग हो रही। नीतीश कुमार के चेहरे पर उठते सवालिया निशानों को लेकर बीजेपी आलाकमान भी अब चिंतित हो गया है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार मजदूरों को सहायता और राहत पहुंचाने में लगी है। इसके साथ ही कमल के कुनबे में नीतीश के साथ पर भी मंथन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना के संकट काल में मायावती सरकार चला रही बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को घेरने में लगी हुई। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी में 1000 बसें भेजने का मामला हो या कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को भेजने का, मायावती लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। यहाँ तक कि देश में करोड़ों मजदूरों के अलग अलग हिस्सों से पलायन के मामले में भी मायावती केंद्र की बीजेपी सरकार से ज्यादा कांग्रेस को दोषी मानती है। मायावती की कांग्रेस से नाराजगी को देखें तो राजस्थान से उसका गहरा नाता है। मायावती पहली बार कोटा से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के छात्रों को भेजने के मामले पर कांग्रेस के विरोध में आई। दूसरी बार प्रियंका के उत्तर प्रदेश में 1000 बसें भेजने पर भी ज्यादातर बसें राजस्थान से ही आई थी। ये बात सही भी है कि पिछले दिनों कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार मायावती के साथ राजस्थान में किया है, उसके बाद मायावती का नाराज होना लाजमी है। जिस बीएसपी के समर्थन से राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई और कुछ दिनों बाद उसी के सारे विधायकों का अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी में विलय करा लिया, उसके बाद से ही लगने लगा था कि आने वाले समय में मायावती और कांग्रेस के रिश्ते ठीक नहीं रहने वाले। लेकिन क्या सिर्फ इस मामले को लेकर मायावती और कांग्रेस में इतनी तल्खी हो गई? क्योंकि बीएसपी के विधायकों का राजस्थान और मध्य प्रदेश में सत्ता दल के साथ विलय का तो इतिहास ही रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में मायावती हर छोटे बड़े मामले पर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हो जाती। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी दिखता है जब मायावती को सरकार की आलोचना करनी चाहिए तो बीजेपी के साथ खड़े होकर कांग्रेस की आलोचना करती दिखाई देती है। साफ है, दूरी सिर्फ राजस्थान के मामले को लेकर नहीं है।
इस दूरी के कारण और भी हैं। दरअसल कांग्रेस और बीएसपी की इस कड़वाहट को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस दौर में जाना पड़ेगा जहां से कांग्रेस कमजोर होना शुरू हुई थी। वो दशक 90 का है, जब वीपी सिंह की सरकार ने देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी और देश में ओबीसी के नाम से एक नए वोट बैंक का उदय हुआ। ये वोट बैंक अपने उदय के साथ ही कांग्रेस के खिलाफ हो गया और उत्तर भारत में पहले जनता दल और बाद में जनता दल से टूटकर बने अलग अलग दलों के साथ रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा झटका बीएसपी के उदय के साथ लगा। कांग्रेस के सबसे मजबूत वोट बैंक दलितों ने मायावती के उदय के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उसके बाद से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। बहुजन समाज पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो कांग्रेस के रहे सहे वोट बैंक ब्राह्मणों को भी अपने पाले में कर लिया। मायावती के मजबूत होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती चली गई। ऐसे में अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी करती है तो उसका सबसे पहला फोकस दलित और ब्राह्मण वोट बैंक होगा। हालांकि अल्पसंख्यक बैंक भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से चला गया है, लेकिन पिछले 2 चुनाव को देखें तो कांग्रेस इस वोट बैंक से कुछ हिस्सा अपने पास वापस लाने में कामयाब होती दिख रही है। राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग कारणों के नाते अल्पसंख्यक वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस की ओर लौट रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी दलित और ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस की ओर लौटता दिखाई नहीं पड़ता। ब्राह्मण वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखें तो दलित वोट बैंक पर मायावती के एकाधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस को भी पता है कि वर्तमान परिवेश में वोट बैंक को अपने साथ लाए बीजेपी को कड़ी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए जब भी उत्तर प्रदेश में दलितों का कोई मामला होता है तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले पहुंचती है और मायावती की चिंता का कारण भी यही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता है कि अगर अपने दलित वोट बैंक को बचाए रखना है तो उन्हें साबित करना है कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी वही है। इसलिए जब भी दलितों के मामले में सरकार की आलोचना करने में कांग्रेस आगे निकल जाती है तो मायावती सरकार की आलोचना की जगह कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दे रोकने का अधिकार किसने दिया? नियम के मुताबिक किसी डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार सिर्फ आईसीएमआर यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल को है। नियम के मुताबिक किसी डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार सिर्फ इंडियन मेडिकल काउंसिल को है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार अत्रे ने कहा है कि बीएमसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकती। डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। बता दें कि 21 मार्च को जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी लैब्स में कोविड-19 टेस्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, उसमें कहा गया था कि लैब्स टेस्ट सिर्फ आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी योग्य डॉक्टर द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।